अस्सलामु अलैकुम। मुझे नहीं पता, शायद बाहर गार्डन में ताज़ा हवा खाने गए हों, वैसे भी थक गए होंगे यहाँ बैठे बैठे। नजमा जब सोई थी तो इसके साथ कमरे में जाजा और सोबिया थे। इसे लगा वो दोनों मियाँ बीवी कुछ देर के लिए ताज़ा हवा खाने चले गए होंगे। इसने अपने अंदाजे के मुताबिक नर्स को जवाब दिया। वो वॉशरूम से बाहर आई तो अपने जानी दुश्मन को सेल पेंट की जेब में रखते हुए कमरे के अंदर आते हुए देखा। क्यों किया क्यों मुहीब? कैसे अपने ही बच्चे को मार दिया? मैं पूछती हूँ, कैसे इतने पत्थर दिल बने? कैसे अपनी ही औलाद को मारकर इतने पुरस्कून खड़े हो तुम? मुहीब को देखते ही इसका खुद पर काबू न रहा था। वो गुस्से और गम से पागल हुए जा रही थी। तेजी से इसके रूबरू आकर इसका गिरेबान दोनों हाथों से पकड़ते हुए झंझोड़ कर पूछने लगी। वो लाख इसके गम का एहसास रखता था मगर अपना गिरेबान पकड़ने की इजाजत नहीं दे सकता था। बिहेव योरसेल्फ, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक जल्लाद हो। सुना तुमने? तुम एक जल्लाद हो। मुहीब अजलाल मलक जो अपनी ही औलाद को मार कर इतना पुरस्कून खड़ा है। अगर मुझे ये खून जायज होता तो यकीन जानो वो तुम्हारा होता। इसकी सुर्ख स्याह आंखें कदवरत और नफरत से सरशार मालूम हो रही थी। मुकाबिल को इस लड़की की जुर्रत का आलम यह था कि वो मुहीब अजलाल मलक जिसे लोग नजरें न मिला सके, इससे वो रूबरू खड़े होकर दोबारा इसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश करते हुए बुरा भला कह रही थी। मुहीब ने इसके दोनों हाथ गिरेबान तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिए थे, जिन्हें वो अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल करते हुए आजाद करवाने की सही करने लगी। साथ साथ इसने नर्स को इशारे से बाहर जाने का कहा। मुहीब का इशारा मिलते ही वो नर्स तेजी से असबाब में सर खिलाकर बाहर चली गई। नज हदूद पर मत करो अपनी, वो जुज़बुज़ होकर गुर्राते हुए आंखों में आंखें डालकर वार्निंग देने लगा। हदूद तो तुमने पार कर ली है मेरे बच्चे को मार कर। वरना डर लड़की कहाँ इससे डरने वाली थी? तेजी से शोला बार लहजे में जवाबदार हुई। मुहीब अजलाल मलक, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें मेरे बच्चे की और मेरी हाय लगेगी। तुम देखना, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। तुम एक दिन इसी तरह तड़पोगे जैसे मैं आज तड़प रही हूँ। सुना तुमने? तुम तड़पोगे। वो लड़की चीख चीख कर इसे बद्दुआएं देने लगी, यहाँ तक कि इसी आलम में जबरदस्ती उसे अपने साथ लगाया। वो जानता था मुकाबिल बहुत अजियत में है। अपनी पहली औलाद को खोया है उसने। मुहीब ने कोई जवाबी कार्रवाई न की, बस उसके नाजुक हाथ पकड़े खड़ा बदवाएं सुनता रहा, यहाँ तक कि इसी आलम में जबरदस्ती फिर इसे अपने सीने से लगाना चाहा। पहले तो वो सीने पर मुक्के बरसा कर खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर जब हिम्मत हार गई तो खुद ही इसके कुशादा सीने में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत देर तक अपने जानी दुश्मन के सीने से लगी रोती रही। वो भी मजबूती से अपने हसार में इसे जकड़े खड़ा रहा। सब्र करो नज, इन्ना लिल्लाही व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ो, अल्लाह हमें इसका बेहतर बदला देगा। वो इसकी कमर को नरमी से सहलाते हुए समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ, जबकि वो सिर्फ रोए जा रही थी। नजमा के नजदीक मलक मैंशन में जो कुछ होता है वो मुहीब अजलाल मलक के हुक्म पर ही होता है। इसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलाया जा सकता। यही वजह थी वो अपने बच्चे का कातिल मुहीब अजलाल मलक को मान रही थी। कितनी बेवकूफ हूँ मैंने कैसे सोच लिया कि मुहीब अजलाल मलक मेरे बच्चे की हिफाजत करने में मेरी मदद करेगा। हंसी आती है अब खुद पर कि कैसे यकीन कर बैठी, कैसे भूल गई कि वो पैदाइशी जानी दुश्मन है मेरा। वो सिर्फ दिल बहलाता है मुझसे, जिम्मेदारियां क्यों उठाने लगा? जिम्मेदारी तो वो सिर्फ अपनी बीवी की उठाएगा, और वो बीवी का रुतबा पाने वाली औरत पलवशा महरोज मलक है।
नजमा रहमान मलक नहीं। शायद यही वजह थी कि वो इतना लापरवाह बना हुआ था और मेरी बेवकूफ़ी की इंतहा है कि मैं फिर भी इससे झूठी उम्मीदें वाबस्ता किए बैठी रही। वो अपने रंज में डूबे हुए खुद कलामी करते करते बेहोश हो गई। नज नज, वो बेजान गुड़िया की मानित इसके सीने से लगी हुई थी। मुहीब को महसूस हुआ वो बिल्कुल खामोश हो गई है, जैसे ही देखने की नीयत की उसके वजूद के गिर्द हाइल अपने हाथों की पकड़ ढीली की। इसका बेजान वजूद ढहने लगा, जैसे बाहों के हसार में लेकर वो बेड की जानिब आया। उसे बेड पर आहिस्तगी से लेटा कर बड़ी नरमी से इसका चेहरा थपथपाने लगा। फिर इसने तेजी से बेल का बटन क्लिक किया। ठीक हो, इस लड़की ने जब अपनी आंखें खोली तो वो दुश्मने जां बराबर में हाथ पकड़े हुए बैठा हुआ नजर आया। हर बार की तरह इसका चेहरा भी बेतासुर था। हाथ ना लगाना मुझे, वो अपना हाथ एक झटके से छुड़ाकर दांत पीसते हुए बोली। तो फिर किसे लगाऊं? वो लापरवाही से दोबारा उसका नाजुक हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर छेड़ने वाले अंदाज में बोला। दुनिया में हजारों औरतें हैं तुम जैसे गठिया मर्दों के लिए। वो लड़की मुहीब को अंगारे चिबाती मालूम हुई। अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आजाद कर गर्राते हुए बोली, यकीनन होगी, मगर अफसोस की बात यह है कि वो इस गठिया मर्द की बीवी नहीं है, वो सिर्फ तुम हो। वाहिद वो खासा जताते हुए तंजिया मुस्कुराहट अपने अनाबी होंठों के किनारों पर सजाए गोया हुआ। इस सितमगर का अपनी बीवी कहना भी नजमा को किसी गाली से कम मालूम नहीं हो रहा था। इस लम्हे मुहीब ने न्यूट्रिशन को हाई किया था नजमा के लिए। वो न्यूट्रिशन वही कमरे में मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने नजमा को होश में आते देखा, सूप का प्याला भरकर मुहीब को देने चली आई। वो सूप का प्याला इनसे ले ही रहा था कि कानों की समात से नजमा के सख्त तरीन अल्फाज टुकराए। तभी मैं चाहती हूँ तुम मुझे तलाक दे दो। मुहीब अजलाल मलक, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, अभी के अभी। माना जबरदस्त शॉक्ड लगा था उसका तलाक का मुतालबा सुनकर, मगर फिर भी चेहरे पर आया न होने दिया। जितने नॉर्मल अंदाज में पहले बैठा हुआ था, अभी भी उसी अंदाज में बैठा सूप का चमचा हल्के हाथ से चलाने लगा। नजमा को महसूस हुआ जैसे उसने सुना ही ना हो। वो दोबारा अपना मुतालबा मजीद गुस्से से सरशार होकर करने लगी। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मुझे तुमसे तलाक चाहिए, वो भी अभी के अभी। इसी वक्त इसी लम्हे वो नॉर्मल अंदाज में सूप से चमचा भरकर इस आग बगोला होती हुई लड़की के मुंह की जानिब बढ़ाने लगा, जिस पर इसने जुज़बुज़ होकर चमचे पर हाथ मारकर गिरा दिया और खलक के बल चीख कर अपना मुतालबा दोहराने लगी। मुहीब, बस करो, तुम्हारे इस नाटक की और अच्छे बनने की अदाकारी की कोई जरूरत नहीं है। अब हम दोनों जानते हैं हकीकत क्या है, इसलिए बस करो और मुझे अभी के अभी आजाद करो अपने निकाह से। मुझे अब तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी इस बंधन में नहीं रहना। वो सितमगर ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे मुकाबिल वो बैठी लड़की किसी और से मुखातिब हो। इसका मुतालबा सुनकर भी अनसुनी करते हुए सूप से दोबारा चमचा भरकर उसके मुंह से लगाने लगा, जिस पर वो गुस्से से तिलमिलाकर चमचा इसके हाथ से छीनकर फर्श पर फेंकते हुए धारी। ये लफ्ज़े तलाक रूह को जिस्म से जुदा कर देने वाला लफ्ज है। ये तूफान है जो अपने अंदर न जाने कितनी ही तबाहियां समेटे हुए है। तलाक का तोक औरत के गले में जब पड़ता है तब जिंदगी की खुशियां जैसे रूठ जाती हैं। इससे चाहे फिर इसकी गलती हो या ना हो, माशरे के नजदीक औरत ही जिम्मेदार होती है। औरत ही नलायक और फोहर होती है जो अपना घर नहीं बसा पाती। मर्द से कोई कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं पूछता। सारे ऐब आज खुद ही औरत की जात से मुत्सिल हो जाते हैं। लोग सुनना चाहते हैं कहां कहां औरत ने कोताही
की ये कोई जानने में इंटरेस्ट नहीं लेता कि इसने इस रिश्ते को निभाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितनी अपनी इस्ते नफ्स मजरूह की, कितना सहा और कितना बर्दाश्त किया, कितना रोई और कितना तड़पी। ये हमारा अलमिया है कि हम औरत को कामयाब तभी समझते हैं जब वो अपना घर बसाए बैठी हो, चाहे फिर रोज मार खाती हो, रोज इससे नफ्स को मजरूह होता पाती हो, रोज दामन में मुंह छुपा कर रोती हो, किसे परवाह है, वो तो कामयाब औरत है। हाँ, वो कामयाब है खुद को और दूसरों को धोखा देने में, क्योंकि ये कामयाबी नहीं, निकाह का मुकद्दस रिश्ता एक दूसरे से लुत्फ लेने के लिए था, जिंदगी को खुशहाल तरीके से जीने के लिए था, ना कि कुछ कुछ कर मरने के लिए, तड़पने के लिए और बिलकने के लिए। हो सकता है कि इनके इफ्तराक ही में खैर बलाई और मसलहत हो, और शायद अल्लाह पाक इनकी जुदाई को इनके लिए खुशगवार जिंदगी का सबब बना दे। नजमा के नजदीक इस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर था, जो सिवाय इसे असियत के कुछ भी नहीं दे रहा था। नज, चुपचाप सूप पियो। ये लफ्ज तलाक इसके कानों को चुभता हुआ मालूम हो रहा था। वो इस लफ्ज को दोबारा सुनना भी नहीं चाहता था। वो वजीहा मर्द ही जानता था वो कितना बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा था उस लम्हे। वो रोबदार अंदाज में हुक्म सादर करने लगा, साथ साथ न्यूट्रिशन को इशारा किया तो वो खातून तेजी से दूसरा चमचा लेकर मुहीब की जानिब आई। वो फिर से सूप चमचे में बढ़कर इसके मुंह से लगाने लगा। अगर वो लड़की जिद्दी थी तो वो जिद्दी मिजाजियत में अपना सानी नहीं रखता था। नज, वो सितमगर तो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे वो कोई बच्ची हो और कैंडी मांग रही हो। अपना तलाक का मुतालबा इसे कानों में गुमाते देख वो बिफर उठी थी। तैश के आलम में इस बार हाथ मार कर सूप का प्याला ही गिरा दिया था, जो काफी गर्म था। कुछ सूप मुहीब के हाथों और कपड़ों पर भी गिरा, जिसे तेजी से झाड़ते हुए वो उठ खड़ा हुआ। ओके, मत पियो, लापरवाही से कहकर वो न्यूट्रिशन की जानिब मतवज्जा हुआ। मुझे लगता है आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ को आपके हाथ का बना सूप पीने के काबिल नहीं लग रहा। इसके जुमले अदा करते ही वो खातून नजमा को इल्तिजाया नजरों से देखने लगी थी। नजमा समझ गई थी वो इसकी नरम मजाजियत और दोस्तों के साथ किए जाने वाले हुस्ने सलूक का फायदा उठा रहा है। मास्टर, मुझे बहुत जरूरत है इस नौकरी की अभी। वह खातून तेजी से बड़े लचकदार अंदाज में नजरें झुकाए बोली। नजमा महसूस कर रही थी वो खातून कितनी शर्मिंदा होकर ये जुमले अदा कर रही है। तो आपका काम मेरी वाइफ के लिए अच्छे खाने बनाना है, जिसे खाकर इसकी सेहत अच्छी हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। मगर वो तो मुंह भी नहीं लगा रही, सो मैं आपको निकाल रहा हूँ। वो आदमी नजमा को इस लम्हे सख्त जहर लग रहा था। इसने संजीदगी से कहकर इन्हें जाने का हाथ से इशारा किया, जिस पर वो खातून नजमा को मिनती नजरों से देखने लगी थी। इन्हें मत निकालो, मैं पी लेती हूँ सूप। नजमा खुद को मुजरिम गुमान कर रही थी इस खातून का। वो तेजी से हार मानने वाले अंदाज में बोली, गुड। इसके होंठों के किनारों पर मुतमिन सी मुस्कुराहट रक्सा हुई। न्यूट्रिशन ने दोबारा नया सूप का प्याला भरकर मुहीब की जानिब बढ़ाया, जिसे नजमा इसके हाथ से लेने ही लगी थी कि इस खुबरू नौजवान ने अपना हाथ तेजी से पीछे किया। मैं पिला रहा हूं ना, ये कहकर वो चमचा सूप से भरकर इसके मुंह के पास लाया। इस बार चेहरे पर फतह के असर नुमाया थे, जो मुकाबिल के तन बदन में मजीद आग बरकाते हुए मालूम हुए। इसके हाथ का छुआ तो जहर ही था। वो मजबूर होकर खा जाने वाली निकाह से घूरती हुई सूप पीने लगी। मुझे नफरत है तुमसे, वो जुज़बुज़ होकर बोली। तो करती रहो, किसे परवाह है, वो लापरवाही से कहकर सूप पिलाने लगा। क्यों करती हो ये सब? आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? वो उलझकर रोहानसा लहजे में पूछने लगी। वो नहीं समझ पाती थी क्यों अदाकारी करता है वो अच्छा बनने की, एक जिम्मेदार शोहर होने की, इसका ख्याल रखने की। जल्दी से सूप खत्म करो,
پھر ڈسچارج لے کر گھر چلتے ہیں. میں گھر پر ہی نرس وغیرہ کا انتظام کر دوں گا. اس نازک صرف لڑکی کے سوالات کو مکمل اگنور کر وہ نارمل انداز میں کہہ کر سوپ کا چمچہ اس کے لبوں سے لگانے لگا. وہ سوپ صرف اس نیوٹریشن کی جاب کی وجہ سے پی رہی تھی، ورنہ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا. ڈاکٹر ڈرپس کے ذریعے اس کے جسم کی غذائی ضرورت پوری کر رہے تھے. یہی سبب تھا کہ آج وہ خود ہاسپٹل چلا آیا تھا نیوٹریشن کو لے کر. نہیں جانا تو مت جاؤ، مگر کھانے پینے سے ناراضگی مت ظاہر کرو. وہ فوراً ہی مان گیا تھا، نرمی سے کہتے ہوئے. چمچہ بر اس کے گلابی ہونٹوں سے لگایا. وہ خود بھی کون سا مبشرہ بیگم سے لڑنے کے بعد ملک مینشن گیا تھا جو وہ نجمہ کو زبردستی لے جاتا. خاص نجمہ کے لیے اس نے ایک نیا اپارٹمنٹ لے لیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا نجمہ مزید ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو یا اپنے بچے کو یاد کر کے روئے. وہ مبشرہ بیگم کے سائے سے بھی محفوظ رکھنا چاہتا تھا نجمہ کو. اسے لگتا تھا وقت سب ٹھیک کر دے گا، مگر ایسا نہ ہوا. وہ پاس ہو کر بھی بہت دور لگنے لگی تھی. وہ پورا دن گمسم سی کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی رہتی. اب وہ اینی سے بھی باتیں نہیں کیا کرتی تھی. محیب سے بھی آہستہ آہستہ اس نے لڑنا چھوڑ دیا. پہلے وہ صرف بستر پر زندہ لاش معلوم ہوتی تھی، مگر اب حال یہ تھا کہ محیب کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ زندگی سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. وہ چاہ کر بھی اسے زندگی کی طرف نہیں لا پا رہا تھا. وہ شدید نفرت کرتا تھا محترمہ عروسہ سے، مگر صرف اسی کی خاطر انہیں بھی ملک مینشن لے آیا تاکہ وہ نجمہ کے ساتھ رہیں. اس کی آنکھوں میں سوائے رنج و غصے کے کوئی اور جذبہ نظر ہی نہیں آتا تھا. محیب بھی بات کرنے سے اجتناب کرنے لگا تھا، کیونکہ بات کسی بھی موضوع پر شروع کرو اختتام طلاق کے مطالبہ پر ہی ہوتا. اس کی جانب سے جس چیز سے محیب اجلال ملک دنیا میں سب سے زیادہ ڈرتا تھا وہ خوف آخر کار اس کے سامنے آ ہی گیا تھا. وہ لڑکی طلاق سے کم کسی چیز پر راضی نہیں تھی. باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی. وہ اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا. اس کی نگاہ کھڑکی کے پاس کھڑی اس حسین دلربا پر ٹکی ہوئی تھی جو دنیا سے بیزار اور بے نیاز نظر آ رہی تھی. وہ چائے پیتے ہوئے پرانی یادوں میں کھونے لگا. ایک کے بعد ایک یاد اسے خود میں الجھا رہی تھی. وہ جیسے یادوں کے دریاؤں میں بہتا چلا جا رہا تھا. سب تمہاری بیوقوفی ہے مبشرہ. تم مجھ سے بغیر اجازت اپنے اس لالچی بائی کہ گھر نہ جاتی تو آج ہمارے پاس وہ کروڑوں کی زمینیں ہوتی. ہر بار کی طرح اجلال ملک اور مبشرہ بیگم میں لڑائی ہو رہی تھی. مبشرہ بیگم بہت امیر اور کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ان کے والد دہلی کے تھے. وہاں اور پاکستان میں بھی ان کی کافی زمینیں تھی جو ان کے مرنے کے بعد وارثین میں بچی. مبشرہ بیگم کے حصے میں کروڑوں کی زمینیں آئی. ایک دن اچانک انہیں دہلی سے اپنے بڑے اور اکلوتے بھائی کی کال آئی. وہ بہت دکھی اور پریشان معلوم ہو رہے تھے. مبشرہ بیگم ان کے پریشان ہونے کی وجہ پوچھنے لگی تو بجائے وجہ بتانے کے وہ انہیں دہلی بلانے لگے. ان دنوں اجلال ملک شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، مگر جانے سے قبل بار بار وہ تاکید کر گئے تھے کہ اگر وسیم کی کال آئے تو وہ ریسیو نہ کرے. مگر مبشرہ بیگم کہاں ان کی سنتی تھی. انہیں تو شروع سے ہی یہی لگتا تھا کہ ملک اجلال ان کے گھر والوں سے خواہ مخواہ جلنے لگتے ہیں، اسی لیے انہیں لالچی اور برا بڑا کہتے ہیں. مبشرہ بیگم ان کی اجازت کے بغیر ہی اپنے بھائی سے ملنے دہلی پہنچ گئی. وہاں وسیم صاحب نے اپنے پلان کے مطابق دھوکے سے دونوں بہنوں سے پراپرٹی کے پیپرز پر دستخط کروا لیے، جس کی خبر انہیں کراچی واپس لوٹنے کے بعد اجلال ملک کے انکشاف پر ہوئی. پہلے تو انہیں یقین ہی نہ آیا کہ ان کا بڑا بھائی ان کا خون ان کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر سکتا ہے. مگر جب مہک روتی ہوئی ملک مینشن میں داخل ہوئی تو ان کی آنکھیں خیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس نے بتایا کہ وسیم نے اس کے حصے کی جائیداد دھوکے سے اپنے نام کروانے کے بعد اسے گھر سے نکال دیا ہے. وہ بیچاری محلے کی ایک جان پہچان والی عورت سے
पैसे उधार लेकर कराची पहुंची है। ये सुनने के बाद तो जैसे मुबशरा बेगम के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। अजलाल मलक दौलत के मामले में किसी के सगे नहीं, ये बात तो जानती थी मुबशरा बेगम। हो गई गलती मुझसे, अब क्या करूं, वो झुंझलाकर कहती हुई कमरे की जानिब बढ़ने लगी। ऐसे कैसे गलती हो गई, करोड़ों का मामला था, 100,000 की बात नहीं थी। तुम जाहिल थी या अंधी थी जो एक बार पेपर्स पढ़ने की भी जहमत न की। अजलाल मलक गुस्से से बिफर कर बोले, वो मेरी जायदाद थी, जब मुझे इसका गम नहीं तो आप खुद को क्यों हलकान किए जा रही हैं? वो लापरवाही से गोया हुई थी। मैंने तो गौर ही नहीं किया, तुम तो बड़ी लापरवाही दिखा रही हो इस मामले में। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब तुम बहन भाइयों की चाल हो? तुम जानबूझकर अपने हिस्से की जायदाद अपने इस भाई पर वार कर आई हो और यहाँ आकर नाटक कर रही हो। लाइल्मी और धोखेबाजी का मुबशरा बेगम की लापरवाही अजलाल मलक के सीने पर सांप लौटा रही थी। वो तेजी से बिफर कर कहने लगे, क्या हो गया है आपको? मैं क्यों अपना हिस्सा वसीम बाई को देने लगी? और क्या आप महक की हालत नहीं देख रहे? वो जुस्बस होकर बोली, मुझे क्या पता, ये सब ड्रामा हो तुम बहन भाइयों का, बहुत छोटी सोच के मालिक हो तुम। मुबशरा बेगम दांत पीसते हुए कहकर वहां से चली गई। फिर तो जैसे हर वक्त ही घर में लड़ाइयां होने लगी। महक कहाँ जाती इसका मुबशरा बेगम के सिवा कोई भी न था। वो भी मलक मेंशन में रहने लगी। महक बहुत सुलझी हुई और खुश मिजाज लड़की थी। सबसे बहुत प्यार और अदब से बात करती। हमेशा एक दिलफरेब मुस्कुराहट इसके चेहरे पर रक्सा रहती। रुकैया बेगम इसे बहुत पसंद करने लगी थी, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे से महक के मुत्तल्लिक बात करने का सोचा। जाओ ये चाय अब्दुर्रहमान को दे आओ। मुबशरा बेगम ने चाय का कप महक को पकड़ाते हुए कहा, जिस पर इसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुहिब चेयर पर बैठ रहा था जब महक को रोहान सा लहजे में कहते हुए सुना, आपी, मैं इस घटिया इंसान के कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। वो बदतमीजी करता है मुझसे, मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। महक के अल्फाज अगर कानों में ना पड़े होते तो वो कभी ना जान पाता कि इसका खुश मिजाज नजर आने वाला चचा कितना घटिया किस्म का आदमी है। चुप, कोई सुन ना ले। वसीम बाई के धोखे के सबब तुमसे बरादरी का कोई शख्स शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में अब्दुर्रहमान तुम में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। बजाय इस पर रोने ढोने मचाने के तुम्हें चाहिए कि अक्लमंदी से काम लो। मुबशरा बेगम ने इसे चुप करवाते हुए कहा, आपी, वो एक नंबर का अयाज शख्स है, क्या आप नहीं जानती? वो तेजी से दांत पीसते हुए सरगोशी करने वाले अंदाज में बोली थी। मैं सब जानती हूँ, मगर खानदान की औरत इज्जत पाती है और वो तुम बनोगी। वो खासा जताते हुए बोली थी, आपको क्यों इतना यकीन है कि वो मुझसे शादी कर लेगा? ये भी तो हो सकता है दिल बढ़ जाने पर उठाकर फेंक दे मुझे, एक इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर की तरह। वो एहतजाज करते हुए मुबशरा बेगम को तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने लगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने खुद अपने कानों से अम्मी को कहते हुए सुना है कि वो अब्दुर्रहमान से तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगी। क्या वाकई? वो बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ हाँ, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलने लगी? अब बस तुम्हें थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा करना है। जितना हो सके अब्दुर्रहमान को अपनी अदाओं में उलझाओ ताकि वो बगैर किसी इतराज के हाँ कर दे। मुबशरा बेगम समझाने वाले अंदाज में गोया हुई। वो अपनी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी, क्योंकि न इसके सर पर माँ बाप का साया था और ना ही इनके सिवा कोई पूछने वाला था। आज बरादरी में जहां बड़ी बड़ी जायदादें जहीं इसके नाम पर लड़कियां लेकर आ रही थी, वहीं महक बिल्कुल खाली हाथ थी। ऐसे में कौन करता इस लड़की से शादी?